Yes, all of you, a very good morning, and today we are starting with chapter 3 of your resolution, and the name of the chapter is Growing Up in Pains. तो ये जो चैप्टर है ना, एक्चुअली में इस चैप्टर के अंदर तुम सब अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट कर सकते हो कि जब हम टीन एज के अंदर आते हैं, जिस एज के अंदर अभी तुम सब हो एक्चुअली, तो हमारे अंदर है ना बहुत अजीब से चेंजेस आते हैं ना। एक्चुअली में हमें समझ में नहीं आता है हम छोटे बच्चों के साथ खेलना चाहिए, बड़े लोगों के बीच में रहें, है ना। कभी तो पेरेंट्स बोल देते हैं कुछ काम के लेके अभी तुम बहुत छोटे हो, कभी बड़े हो गए। तो बहुत ही अजीब सी एज होती है हमारे सबके अंदर, हमें बहुत सारे चेंजेस जो देखने को मिलते हैं, और शायद हमारी लाइफ का सबसे क्रूशियल टाइम होता है। और कहा जाता है कि अगर इस टाइम में हम अपने आप को संभाल लिए तो विल बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। जो लड़खड़ाने के, बिगड़ने के या लाइफ स्पॉइल करने का जो टाइम है वो यही टाइम है। कौन सा टाइम है वो? टीन एज का टाइम है ना। और जब आप टीन एज के अंदर कदम रखते हो, दैट मीन्स 13 और 14 के अंदर, तो दैट टाइम इज़ कि आपको खुद को हम अपने मन में के अंदर बहुत बड़े हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है पेरेंट्स जब हमको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं तो वी डोंट लाइक दैट। तो ऐसा ही एक लड़का है, हमारी जो स्टोरी का कैरेक्टर है समीर, और हम उसकी लाइफ किस तरह से जो टीन एज की प्रॉब्लम्स और किस तरह से उसके पेरेंट्स ने उसको संभाला, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, so all of you please listen to it very attentively. If you have any questions you can ask me in the comment section, of course. Now the chapter is growing up in pains. Life is hard, I tell myself as I stand before the mirror and watch acne, that dreaded scum of disease, playing havoc on my face. I wish I could drive the pimples out with a wave of the hand. Then I tell myself that acne is a temporary ravage that makes life little less comfortable for a teenager, but it is a sure sign of child molding into an adult. अब जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर के अंदर, उसका नाम क्या है? समीर। समीर क्या कर रहा है? वो अपने आप को एक मिरर के सामने खड़ा हुआ, और वो अपने चेहरे पे, जैसे ही हम टीन एज के अंदर जो कदम रखते हैं, हमारे फेस पे क्या होते हैं, देखो सिर्फ 10% ऐसे लोग होंगे जिनको कोई इफेक्ट नहीं होता, बाकी 90% लोगों को पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। टीन एज के अंदर रहते हैं, और जैसे जैसे आप 20 क्रॉस करते हो वो पिंपल्स ऑटोमेटिकली जो है वो हटना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो टीन एज की एक निशानी होती है, हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे जो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से पिंपल्स आ जाता है फेस के ऊपर। ऑफ कोर्स वो पेनफुल भी होते हैं, और जो समीर है वो अपने आप को शीशे में देखते हुए कह रहा है कि ये कितना पेनफुल है, और मेरा चेहरा जो है कितना गंदा दिखता है, मेरा बस चले तो मैं एक वेव करूँ मेरा हाथ, काश ऐसा हो, और मेरा जो पूरा चेहरा है वो साफ़ हो जाए, जितने भी ये पिंपल्स हैं वो सारे मेरे फेस से हट जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो एक और बात सोच रहा है कि ये जो पिंपल्स है ये चाहे पेनफुल है, लेकिन यही तो एक निशानी है। जो क्या निशानी, ये क्या प्रूव कर रहे हैं? दैट अ चाइल्ड इज़ मोल्डिंग इनटू एन एडल्ट। जो एक बच्चा है अब वो बड़ा हो रहा है, ये पिंपल्स उसकी निशानी है। Life is tough. I turn away from the mirror when it strikes me like a bolt of lightning. My voice has turned rough, almost raucous. It grates. If I may add, where has my sweet, soft voice gone? Have I caught a cold? Such gruffness goes hand in hand with the cold. But the common cold and I have nothing to do with each other, at least at this moment. It is an uncommon cold. A light banter lifts my spirits. A common cold is common to all mankind, but every time I catch a cold, it becomes an uncommon one for Appa and Amma. They think I have come down with dangerous cold, one could kill. They force me into bed, send for a doctor who pumps all sorts of medicines into my system. अब वो वापस, पहले तो कह रहा है लाइफ इज़ हार्ड जब वो अपने पिंपल्स को देख रहा है, और अब वो कह रहा है लाइफ इज़ टफ। और अब क्यों कह रहा है? अब जब भी वो बोलता है उसकी आवाज़ के अंदर एक रफनेस आ गई है, यानी भारीपन आता है ऑब्वियसली। और जो बॉयज़ होते हैं उनकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा चेंज होती है जब वो टीन एज के अंदर आते हैं। और वो बोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या मुझे जुकाम हो गया है ना। जुकाम वो कॉमन वो बोला, लेकिन मेरा जो कोल्ड है वो इतना अनकॉमन क्यों है? फिर वो कहीं ना कहीं सोचता है कि अगर मुझे जुकाम हुआ होता तो अब तक मेरे पेरेंट्स, क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा ही जब भी उसको कभी सर्दी जुकाम होता है तो बहुत सीरियस हो जाते हैं, है ना, और उसको बेड पे लेटा देते हैं, डॉक्टर को बुला दिया जाता है, डॉक्टर उसको ढेरों दवाई दिया जाता है। तो बोलता है कि अगर मेरी आवाज़ जो है जुकाम की वजह से अगर चेंज हुई होती तो अभी तक जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने दवाइयों की दुकान लगा दी होती, और डॉक्टर बार बार मुझे चेक करने के लिए आता होता, और मुझे जो है बेड पे एकदम लेटा दिया जाता होता। इसका मतलब जो मेरा जो
कोल्ड जो मुझे लग रहा है मेरी वॉइस चेंज होने का रीज़न, दैट इज़ नॉट कोल्ड, इट इज़ समथिंग डिफरेंट, समथिंग एल्स. Now they say, when I tease them for being overprotective, they grunt, how would you? You are too young to understand our fears. Our only child, the apple of our eye. As if they understand my fears. और वो कह रहा है कि अब मुझे गुस्सा आता है जब वो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोटेक्शन शो करते हैं, थोड़ा सा जुकाम होते ही वो मुझे इतना ओवर प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, तो वो मुझे डांटते हैं. वो बोलते हैं तुम हमारे डरों को नहीं समझ सकते हो क्योंकि तुम हमारे इकलौते बच्चे हो, है ना, हमारी आंखों का तारा हो, हमारे सब कुछ हो. और उसको कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे डर को, मेरे फेयर्स को क्यों नहीं समझते हैं. आई टू हैव माई फेयर. It was not there till the other day, but suddenly out of nowhere it has appeared. It fills my waking thoughts and haunts my dreams too. I try to dispel the fear. I tell myself only cowards fear. I am no coward, but this bravado doesn't last long. वो कह रहा है मुझे एक अजीब सा डर लगता है जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ. वो डर क्या है, किस चीज़ का है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया है ना. वो डर क्या है, किस चीज़ का है, ये चीज़ मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ, है ना. और वो कह रहा है मैं अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कावर्ड नहीं हूँ. कावर्ड्स का काम होता है डरना, कायरों का काम होता है डरना. मैं तो ब्रेव हूँ, बहादुर हूँ. लेकिन ये सेंटेंसेस बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं. वो जो डर है वो वापस मुझे सीज कर लेता है. द मोर आई थिंक ऑफ इट द स्ट्रॉन्गर बिकम्स द होल्ड ऑफ द आवाज कट के आई. ओके बेटा, आई विल बी शेयरिंग द वीडियो ऑल्सो. तो एक बार है ना, अभी तो कनेक्शन प्रॉब्लम होगी शायद कोई. योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ ऑन. लेट्स सी व्हाट एन एक्सक्यूज. ठीक है, तो वो बोल रहा है मैं जितना ज़्यादा कोशिश करता हूँ स्ट्रॉन्ग बनने की, उतना ज़्यादा जो डर है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. और मुझे लग रहा है कि मैं वो बच्चा, वो रहा ही नहीं, मैं अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हूँ. Till the other day I used to feel happy when Amma walked in unannounced, surveyed my room, gently chided me in is this a room or a pigsty, and quickly got down to the task of cleaning the room. She would work as if with total dedication. The books would go back into the bookcase or side racks. The caps and pens pulled apart by me would get reunited. Bits and pieces of crayons that dot the floor would go into the bin. एंड द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल एंड द रूम वुड गेन अ फ्रेश लुक. वो बोल रहे कुछ दिन पहले तक जब मेरी मम्मा अनअनाउंस्ड मेरे रूम में आ जाती थी और मुझे प्यार से थोड़ा बहुत छेड़ती थी और मेरे रूम को एकदम से साफ़ सुथरा कर देती थी, मुझे अच्छा लगता था, है ना. मैं सब कुछ इतना बिखेर के रखता था, वो आके तुरंत उसको साफ़ कर देती थी, उसको एकदम फ्रेश लुक दे देती थी. आई यूज़ टू लव दैट. लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लगता है. हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज़ दैट. आई हैव पुट अ वार्निंग ऑन द डोर, नॉक बिफोर यू एंटर. लेकिन अब जब मेरी मम्मी अगर बिना बताए अंदर आ जाती हैं मेरे रूम के अंदर, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे गुस्सा आता है. यहाँ तक कि मैंने अपने रूम के बाहर जो एक साइन लगा दिया, एक बोर्ड लगा दिया, नॉक बिफोर यू एंटर. बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन इट इज़ अ वार्निंग, माई रूम, लव इट और हेट इट, है ना. अब मुझे बिखरा हुआ कमरा अच्छा लगता है. अब जब मम्मी उसको साफ़ करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी प्राइवेसी के अंदर है ना, वो मेरी चीज़ों को छेड़ रही हैं, वो पता नहीं क्या देखना चाहती है, क्या ढूंढना चाहती हैं. और मैंने लिख दिया है कि मेरा कमरा, तुमको अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है. लेकिन फिर भी जो मेरी मम्मी है वो अंदर आ जाती हैं. ठीक है, वो कह रहा है कि अम्मा उसको देखती है, उसको नोट करती है, लेकिन फिर भी ऐसे बिहेव करती है जैसे कि मैंने वो ग्रीक्स लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज के अंदर लिख रखा है और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. वो आप अभी भी मेरे कमरे के अंदर बिना नॉक किए आ जाती हैं. हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी. वो कह रहा है मैं उसे कैसे समझाऊँ कि मुझे प्राइवेसी चाहिए. इफ़ शी ओनली सेंसेस द gossamer thin curtain has come up between me and my parents. Is this what growing up is all about, a matter of individuality, a snapping of bonds. वो कह रहे हैं क्या बड़ा होना इसी को कहते हैं. अब मुझे ऐसा लगता है मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में एक पारदर्शी पर्दा आ गया है कि इसी को बड़ा होना कहते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं. हमें एकांत पसंद है, अकेला रहना पसंद है, उनकी इंटरफेरेंस हमें पसंद नहीं है. क्या यही टीनेज होती है, क्या यही बड़ा होना होता है. और वो इन सब के सवालों के जवाब जो खुद से मांगना चाहता है लेकिन उसे नहीं मिल पाते हैं. Who wants to snap bonds with one's parents? No, not I. And a very thought makes me cry. Yet I feel I am drawing away from them. अब वो कह रहे हैं कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो अपने पेरेंट्स से दूर जाना चाहता है या उनसे अपने रिश्ते को तोड़ना चाहता है. बिल्कुल नहीं, मैं भी ऐसा नहीं हूँ. लेकिन वो कौन सी चीज़ है फिर जो मुझे उनसे दूर ले जा रही है. ऐसी किस एज के अंदर मैं पहुँच गया कि मुझे अपने पेरेंट्स से ही दूर रहने में आई एन्जॉय दैट फीलिंग. और एम आई इमेजिनिंग, आई थिंक अप्पा इज़ वॉचफुल एंड वेरी व्हेन ही मीट्स मी. और वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा ऐसे इमेजिन करता रहता हूँ कि जब भी पापा मुझे देखते हैं तो वो
शक की निगाहों से देख रहे हैं थोड़ा मेरी तरफ। ऑफ कोर्स हिज आइज ग्लीम विद जॉय वेन एवर I walk into his presence, but it is as spontaneous as it used to be, or I am unable to feel the warmth because of the curtain that has been between us. Maybe because of the curtain he sees me as someone different, or rather misty figure, imprecise, vague and elusive, developing a form of difficult for him to gauge. Maybe he too is scared of his new figure. अब वो कह रहा है कि अब मतलब मेरे को पहले जब मैं पापा के पास जाता था मुझे ऐसा लगता था वो वार्मली मुझे वेलकम कर रहे हैं। अब जब मैं उनके आसपास होता हूँ मुझे लगता है वो मुझे जज कर रहे हैं ना, वो हमेशा कोशिश कर रहे हैं मैं किसके साथ रहता हूँ, किसके साथ बैठता हूँ, किसके साथ उठता हूँ। ऐसी कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, टीन एज के जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो बच्चों को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। Is that why at times he makes extra efforts to overtly affectionate? I do not know. Maybe he tries to kill the fear in him by treating me with the caution he finds safety in treating me as a child. He runs his fingers through my thick curly hair, holds my head close to his chest and pat me. अब वो कह रहा है कि क्या मेरे फादर के अंदर भी कोई डर है क्या, इसीलिए वो कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव होने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा प्यार मेरे प्रति दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार है वो मुझे हक करते हैं, मेरे बालों के अंदर अपनी उंगलियां फेरते हैं, जबकि अब मैं कोई छोटा सा बच्चा नहीं रहा हूँ जिसको ऐसे लाड प्यार की ज़रूरत है। इसको ऐसा क्यों करते हैं? I would not say I hate him for doing that, but I am not able to enjoy it as I used to. वो कह रहा है मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता या मुझे नफ़रत है उस चीज़ से, लेकिन मैं जब बच्चा था, जब पेरेंट्स इतना लाड दुलार करते हैं, अपने को हक करते हैं, तो वी इन्जॉय दैट, है ना। लेकिन अब मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको इन्जॉय नहीं करता हूँ। Once I would give the whole world for being held lovingly by Appa. Now I feel as if it is not what Appa should do to me. It is not time. I tell myself that he treats me as grown up, especially when he has been reminding me to behave like once. अब वो कह रहा है कि एक टाइम था जब मेरे लिए सारी दुनिया की खुशियाँ अपार्ट, और मेरे मतलब मम्मी पापा जब मुझे प्यार से हक करते थे वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी। लेकिन आज मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा करें, पता नहीं क्यों, बट आई हेट इट, है ना। कि मैं उनको रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि अब मैं बड़ा हो गया, क्योंकि वो बार बार मुझे कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए, है ना। अब वो मुझे चाहते हैं कि मैं एटिकेट्स के साथ रहूँ, प्रॉपरली रहूँ हर चीज़ के अंदर। जब वो मुझे एटिकेट सिखाते हैं तो मैं भी उनको कहना चाहता हूँ कि मैं बड़ा हो गया हूँ। I fell and slip and scream with pain because of sprain. Amma is all kindness, not Appa, he grounds. You are 14, Sameer. It is time you learn to bear pain with stoic courage. You are no longer a child. वो कह रहा है जब मैं गिर जाता हूँ, और मैं एक दिन मैं गिरा तो मेरे बहुत तेज़ से मोच आ गई, स्प्रेन हो गया, तो मम्मी तो ऑफकोर्स उसी प्यार और अफेक्शन के साथ ही, लेकिन अप्पा चिल्लाने लग गए कि ये क्या तरीका है समीर, तुम 14 साल के हो गए हो, अब तुम्हें थोड़ा बहुत जो दर्द सहन करने की आदत डाल लेनी चाहिए, तुम बड़े हो गए हो, क्या बच्चों की तरह चिल्ला रहे हो। अब वो कह रहा है मैं ये शब्द नहीं भूल पाता हूँ, ये शब्द मेरे कानों के अंदर गूंजते रहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, तुम बड़े हो गए हो। अगली शाम को नेक्स्ट इवनिंग बिफोर अप्पा हैड रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, आई वेंट अप टू अम्मा. शी वेलकम्स मी विद अ बिग स्माइल, बट द स्माइल टर्न्स इनटू फ्राउन व्हेन आई आस्क हर वेदर आई कुड गो फॉर अ पार्टी एट विशाल्स हाउस. अम्मा सेज मस्ट बी बैक बिफोर 9. अब वो कह रहा है कि अगले दिन अगली शाम को मैं पापा के आने से पहले अपनी मम्मी के पास जाता हूँ, और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं विशाल के घर पे पार्टी के लिए जा सकता हूँ. तो उसकी मम्मी को थोड़ा ऐसे गुस्सा आता है और बोलते हैं कि चले तो जाओ, लेकिन 9 बजे से पहले पहले तुम वापस आ जाना. अम्मा आई एम ग्रोन अप नाउ, कैन आई नॉट स्टे वन आउट टिल माई फ्रेंड्स लीव. आई आज को बोला कि उसको फिर गुस्सा आ गया कि कभी तो बोलता है बड़ा हो गया, कभी बोलता है टाइम पे आना है, क्यों मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जब तक वो सारे फ्रेंड्स नहीं जाते तब तक क्या मैं उनके साथ रह नहीं सकता, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ. You think you are old enough to be on your own, Sameer. Remember, you are still a child, even though you think otherwise. You are in between age a teenager. अब उसकी मम्मी समझा रही है कि तुम्हें लगता है तुम बड़े हो गए, लेकिन अभी भी तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम अभी एक बीच की एज के अंदर हो, तुम एक टीनेजर हो. That raises my hackles. I stamp my feet, shout at her. I am old enough, Amma, old enough to be on my own. I will not allow myself to be treated like a kid. She gives me a stern look and asserts firmly, my decision is final. No party for you. Not today, not ever. I don't want you to end up as a wild goat. है ना. और अब वो जो जॉर्ज अपने पैर बचा रहा है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं बड़ा हो गया हूँ. और उसकी जो मम्मी है वो एकदम उसे गुस्से से देखती है और एकदम फर्म डिसीजन सुना देती है कि तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं तो आज है नहीं कभी है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मैं एक बिगड़ैल बच्चा बना के छोड़ दूँ, कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाओगे तुम. She has her way. I miss the party, but it does not endear her. I sulk. I do not talk to her for the whole day. She coaxes me, placates me till I succumb
into her mollycoddling. Then I hug her and try. Pat comes her remark. At 14 a boy must know how to control his emotions. अब क्या, उस दिन उसके मम्मा ने उसको पार्टी में नहीं जाने दिया, वो बहुत रोया, पूरा दिन उसने अपनी मम्मी से बात नहीं करी। और ऑफकोर्स मम्मियाँ जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, तो वो बार बार बीच में उसको मनाने की और उसको कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। और अल्टीमेटली बच्चा तो था ही है ना, कितनी देर वो उदास रह सकता है, वो अपनी मम्मा को हक करके और ज़ोर से रोने लग जाता है। तो उसकी मम्मी उसको समझाती है, बेटा कि तुम अभी एक टीन एज के अंदर हो और इस टाइम के अंदर तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना आना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। That is the trouble. Am I a child or have I grown up? When will my parents see clearly that what I am? Either I am a child or I am grown up. I cannot be both at the same time. Maybe I am a mix of both. I do not know. That is what makes me fear so scary. अब वो कह रहा है कि मुझे आज तक यही नहीं समझ में आया कि मैं छोटा बच्चा हूँ या बड़ा हो गया हूँ, है ना। या तो मुझे बड़ों की तरह ट्रीट करो या मुझे छोटों की तरह ट्रीट करो। ये क्या मुझे एक मिक्सचर के अंदर ला के छोड़ दिया। कभी तो बोलते हो बड़े हो गए हो, कभी बोलते हो अभी छोटे हो, तो मैं क्या करूँ। और इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है और बहुत घबराहट होती है, बहुत बेचैनी होती है। आई नो माई फेयर विल डाई इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड। वो बोल रहा मुझे पता है मेरा डर गायब हो जाएगा अगर मेरे पेरेंट्स मुझे थोड़ी स्पेस देंगे, मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर देंगे। बट नो, दे विल नॉट डू दैट। दे हैव देयर फेयर्स। वॉट इज़ दैट इज़ वाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू एजर्ट माई सेल्फ एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीश फॉर यू फॉर योर गुड। समीर, वी शैल टेक that leash off you since you are capable of knowing what is right and what is wrong. Freedom never comes in a day. Freedom will be yours once we feel you are mature enough to handle situations. वो कह रहे हैं कि अभी तुम्हें एक प्रोटेक्टिव शीट के अंदर रहना ज़रूरी है। हम इस चीज़ को हटा, इसका सुरक्षा कवच को हम हटा लेंगे जिस दिन हमें पता चलेगा या जिस दिन हम समझ जाएंगे कि तुम एकदम मेच्योर हो गए, तुम सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हो। When will that be? I ask. अब जो समीर है वो इतना इरिटेट हो चुका है, वो बोल रहा है कि ऐसा कब होगा, है ना। वो बस वो जल्दी से बड़ा हो जाना चाहिए। हर बच्चा चाहता है कि बस वो जल्दी से बड़ा हो जाए, जहाँ जाना जाए, जहाँ आना आए, कोई उसको रोकने टोकने वाला ना हो। Appa walks in. Amma warms up his presence with me with a gentle nod, then tells me, Sameer, everything takes time. A flower takes time to turn into a fruit. It takes year for you to go from one class to next. She grins. वो कह रहा है बेटा सब कुछ एक दिन में नहीं आता, हर चीज़ को टाइम लगता है। एक जो छोटा सा बड है उसको फ्लावर बनने में टाइम लगता है। तुम्हें एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए पूरा 1 साल चाहिए होता है। तो तुम चाहते हो कि तुमने बस एकदम टीनेज के अंदर स्टेपिंग करो और तुमको हम एकदम आज़ादी दे दें, एकदम फ्रीडम दे दें, तुम्हें एकदम बड़ा बना दे। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का एक समय होता है और हर चीज़ जो है वो समय लेती है। Appa caress my arms and says, I know you have your fears, we have ours, we must fight our fears together. वो कह रहे हैं, फिर जो उसके पापा है वो उसका हाथ अपने हाथ में लेके उसको समझा रहे, बेटा मुझे पता है तुम्हारे अंदर तुम्हारे अपने डर हैं और हमारे अंदर हमारे अपने डर हैं, और उन डरों को हम कब ओवरकम करेंगे, जब हम मिलकर उनसे फाइट करेंगे। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न्स, तुम्हें हमारी चिंता समझनी चाहिए। देयर आर सो मैनी टेम्पटेशंस इन विच यूथ इज़ ड्रॉन, इतने सारे बुरी चीज़ें हैं, लालच है जिसकी तरफ जो यूथ है आजकल का वो बहुत जल्दी से जो उनकी तरफ चला जाता है। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू लिस्ट देम, हमें नहीं चाहता कि तुम उसकी किसी भी लिस्ट, किसी भी एक टेम्पटेशन के अंदर तुम जाओ या आओ। यू नो देम नाउ, कम टू अस, टॉक टू अस ओपनली, लर्न to be friends, take every advice we offer as coming from true friends. We in turn promise you to do all we can to appreciate your viewpoint. Will you let me be your true friend? वो कह रहा है कि जो भी अगर कोई टेम्पटेशन आती है तो तुम हमको तुम्हारे पेरेंट्स को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करो, हमसे हर बात को शेयर करो, है ना। और हम जो भी तुम्हें एडवाइस देते हैं उसको एज अ फ्रेंडली एडवाइस लो कि तुम्हारा एक सच्चा मित्र तुम्हें एक बहुत सही सलाह दे रहा है, और अपनी हर प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर करो, तब कहीं जाके जो है तुम्हारा भी फ्यूचर अच्छा होगा और हमारे भी जो डर है वो कहीं ख़त्म हो जाएंगे। Me too, Amma lifts my chin and smiles into my eyes. I press her palm and grin happily. We are 3 friends bound by love. We will never do anything that hurts others. तो वो कह रहे हैं कि आज हमारे अंदर जो इतना अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड हो गया और अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे को तकलीफ़ हो। That's it. We are happy now. We have been set free from fear. Appa gently ruffles my curly hair. और उसके जो फादर है वो बोल रहे हैं कि बस मैं यही चाहता था और अब हम जो अपने डर से हैं वो ऊपर आए हैं, हम ऊपर आ गए हैं। These are the fears about which I am talking, महफूज। सो आई होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। एक टीन एज के अंदर जो बच्चे के पेरेंट्स स्पेशली बॉयज़ गर्ल्स जो भी हो, और आज जो प्रेजेंट सिनेरियो है, योर चिल्ड्रन आर नॉट
है ना। फ्रीडम देना एक अलग बात होती है, बट वो किस उस फ्रीडम को वो कैसे लेते हैं। सम स्टूडेंट्स और सम किड्स दे आर टेकिंग द फ्रीडम ग्रांटेड बाय देयर पेरेंट्स, है ना, फॉर ग्रांटेड. They don't really value that freedom, and of course they are misusing all the luxuries they have in life, due to which of course they are going into the dark, they are putting themselves in the dark. So this growing up in pains, it is a story of a teenage boy Sameer, and the story depicts the conflict between parents and the children. This is the age when parents become extra watchful, whereas on the other side, teenager needs extra space in his life to live in his own way and wants to take decisions independently. So I hope this story is related to I know each and every one of us, because you all are in same age as of Sameer, and you all obviously face this problem in day-to-day life. We all feel that our parents are being very watchful on us, but that is for our betterment. If we'll start treating them as our parent, as our friends, if we'll start sharing all our problems, everything with them, we'll have a new life. That's the truth. So I hope with this I end my class today. Have a good day all of you.